नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको कक्षा 12 की इतिहास विषय की जो पुस्तक पढ़ा रहा था, भाग 1 आधुनिक भारत में इतिहास है। एक मध्यकालीन और एक प्राचीन। तो प्राचीन जो भाग है उसको पढ़ा रहा था, क्योंकि आपकी कक्षा 12 में 3 किताबें हैं। ठीक है, उन तीनों किताबों से 4-4 चैप्टर लिए गए हैं। तो टोटल जो आपके सिलेबस में जो 25-26 का जो सिलेबस है उसमें 12 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर चल रहा है, और इस पहले चैप्टर का मतलब पहले चैप्टर का तीसरा भाग है ये। 2 भाग मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पर, स्टडी विद मनोज सैनी पर, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो देख करके, या फिर वीडियो को रोक करके नोट्स बना सकते हैं। आज हम जो पार्ट 1 है ईंट मन के अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता, उसका जो तीसरा पार्ट है वो पढ़ रहे हैं, भाग 3 पढ़ रहे हैं। और इन भाग 3 में इस भाग 3 में हम पढ़ेंगे आज सब हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो कहाँ से आए थे, मूल जो निवासी थे वो कहाँ से आए थे। अलग अलग जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उनका मत अलग अलग है। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये मंगोलिया से आए थे, जो अपनी चाइना है, इनकी उत्तरी पूर्वी जो भारत है ना इधर, तो इधर ले देखो मंगोलिया या चाइनीज लोग हैं, उनकी तरह हमारे उत्तर पूर्व के लोग मिलते हैं, असम, मेघालय, मणिपुरी, इधर अरुणाचल प्रदेश वाली। कुछ लोग इसको ऑस्ट्रेलिया से यानी कि ऑस्ट्रेलो से मानते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से, कि ऑस्ट्रेलिया के लोग थे वो आए थे। कुछ लोग इसको अल्पाइन यानी कि जो पश्चिमी जो यूरोप है वहाँ पर जो अल्पाइन जो पर्वत है, वो क्षेत्र है, वहाँ से मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने जाते हैं, यानी कि 4 प्रकार की जो प्रजातियां हैं जिनको हम मिश्रित प्रजातियां कहेंगे, उन 4 प्रकार की प्रजातियों से सिंधु सभ्यता के निवासियों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये भारत है, और ये उस समय का भारत है जब ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो हमने इसका विस्तार वगैरह, ये सब नामकरण वगैरह सारा पढ़ लिया। हमने पढ़ा था कि इनका विस्तार ये मांडा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, यहाँ से लेकर ये उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, इंड नदी किनारे मेरठ के पास, और यहाँ पर महाराष्ट्र में, यहाँ महाराष्ट्र में देमाबाद है, परवरा नदी, ठीक है, जो दामोदर नदी की सहायक नदी है वहाँ पर। ये हिंड नदी यमुना की सहायक नदी थी, और यहाँ से सीधे पाकिस्तान के सुरकोटड़ा तक। तो ये त्रिभुजाकार थी, ठीक है, त्रिभुजा आकार थी। इनका जो विस्तार था हम जो पहले कक्षा में देख लिए हैं, देख लेना आप, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था लगभग, यानी कि 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के आसपास। तो यह सब हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ के निवासियों की। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है, कहते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, नीचे यहाँ पर आ जाएगा। तो यह ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ चलकर आए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इधर यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप, इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए थे। कुछ लोग यहाँ मंगोलिया से मानते हैं। तो उत्तर पूर्व के अंदर जो ये क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखते हैं। तो इन लोगों की अलग अलग विशेषताएं थी, ठीक है। कुछ
लोग इनको भूमध्य सागर से मानते हैं। जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर, वहां के निवासी थे, वो कालांतर में चलकर यहाँ पर आ गए। तो अलग अलग प्रकार इनकी विशेषता है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन में 4 प्रकार की अस्थि पंजर मिले हैं। इनकी जब सिंधु सभ्यता के जब से स्थल है, विशेषकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी जब खुदाई की गई तो 4 प्रकार के मानव प्रजातियों के हड्डियां वगैरह मिली है। 4 प्रकार की मानव प्रजातियों की हड्डियां मिली है। अब इन 4 प्रकार में कौन कौन से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, ये मानव प्रजातियों के नाम है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ऐसा माना जाता है, कहाँ से आती है निवासी? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है भूमध्य सागरीय, इनकी दूसरी जो प्रजाति है वो कौन सी? भूमध्य सागरीय, यानी कि भूमध्य सागर है उसके आसपास से चल के आए थे। फिर तीसरा जो है अल्पाइन, जो अल्पाइन पर्वत है वहां से, जो पश्चिमी यूरोप के अंदर है, पश्चिमी यूरोप के अंदर है। ठीक है, यहाँ से लोग चलकर आए थे। कहाँ पर? सिंधु नदी और उसके सहायक की नदियों के किनारे आकर के बसे थे। मंगोलियन, कुछ लोग इसको मंगोलियन यानी कि मंगोलाइड मानते इसको, यानी कि मंगोल से उत्पत्ति मानते। मंगोल निवासी थे, वो कालांतर में चलकर यहाँ पर आए थे। जैसे हम यहाँ देखते हैं उत्तरी पूर्वी भारत के आसपास। तो इस प्रकार ये तो मतलब कक्षा 12 की आपकी जो पुस्तक है उसमें दे रखे हैं 4 प्रकार की अस्थि पंजर मिले हैं खुदाई में। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चारों से मिलकर, यानी कि ये सिंधु सभ्यता के निवासी तो इन चारों से मिलकर बने थे। सिंधु सभ्यता के निवासी इन चारों से मिलकर बने थे, इसलिए इसको मिश्रित प्रजाति कहेंगे। तो सिंधु सभ्यता के निवासी कौन सी प्रजाति के थे? मिश्रित प्रजाति। प्रश्न यहाँ पर सिद्धि में आ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के निवासी नहीं थे। तो 3 दे देंगे यहाँ से, और एक निग्रोनाइड दे देगा, या फिर और कोई स्वदेश दे सकता है। तो इन चारों का ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार इन सभी प्रजातियों से निर्मित होने के कारण इनका निर्माण मिश्रित प्रजातियों द्वारा माना गया है। कैसे माना गया है? मिश्रित प्रजातियों द्वारा। इसके संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मत निम्नलिखित है। तो कुछ विद्वानों के मत है यहाँ पर। 4 प्रकार की प्रजातियों से मिलकर बनी है तो मिश्रित प्रजाति हो गई। तो कुछ विद्वानों के और भी मत है, या तो अस्थि पंजर है ना, उनके हिसाब से ये 4 प्रजाति है। लेकिन कुछ विद्वान है उनके मत और भी है। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूपी और बीबी लाल, उन्होंने कहा है कि सिंधु निवासी आर्य थे, यानी कि इनका निर्माण आर्य से हुआ था। आर्य का मतलब है सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला, सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला। हिटलर थे, वो अपने आप को आर्य मानते थे। जर्मनी के लोग, यानी कि जर्मन, यानी कि मध्य एशिया के आसपास से, और जर्मनी जो है वो हिटलर था जर्मनी का, तो वो भी अपने आप को आर्य मानता, सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला। हम रामायण वगैरह में देखते हैं राम आर्य, यानी कि आर्य पुत्र कहलाते थे। तो दूसरा है रामदास बनर्जी, यानी कि सर जॉन और मार्शल, दोनों ने इसको द्रविड़, यानी कि दक्षिण भारत से, यानी कि कालांतर के अंदर बहुत समय पहले दक्षिण भारत के लोग धीरे धीरे करके सिंधु नदी के आसपास जाकर के बस गए थे। और तीसरा है गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर वोयेजर, इन्होंने इसको मेसोपोटामिया है ना, जो सुमेरियन सभ्यता है, दल और फ्रात नदी के किनारे, कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हैं इसको। यहाँ के निवासी कालांतर में धीरे धीरे करके कहाँ गए थे? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। क्योंकि सिंधु निवासी और मेसोपोटामिया के बीच में एक मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है। अब ये बेलनाकार जो मोहर है वो मेसोपोटामिया की प्रमुख मोहर है, यानी मेसोपोटामिया में बनती थी। तो मेसोपोटामिया की मोहर है वो हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में चौकोर और वक्राकार मोहर चलती थी। वो कहाँ पे मिली है? मेसोपोटामिया में, यानी कि मेसोपोटामिया की मोहर हड़प्पा सभ्यता में और हड़प्पा सभ्यता की मोहर मेसोपोटामिया में।
इसलिए कह सकते हैं कि ये लोग व्यापार करते थे। इसके और भी उदाहरण जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर महिलर ने बताया है कि यहाँ के निवासी थे वो कहाँ से आए थे, मेसोपोटामिया से आए थे। इसमें से सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त जो धारणा कौन सी है, वो है भूमध्य सागरीय। इनकी जो भूमध्य सागरीय जो धारणा है ना, वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इनकी सर्वाधिक विद्वान है वो सिंधु निवासियों को भूमध्य सागर से उत्पत्ति मानते हैं, भूमध्य सागर के निवासियों से उत्पत्ति मानते हैं। तथा कुछ विद्वान इसे द्रविड़ यानी कि दक्षिण भारत से। तो अलग अलग विद्वानों को मत है, कुछ दक्षिण भारत से मानते द्रविड़ से और कुछ भूमध्य सागर से इनका निर्माण मानते हैं सिंधु निवासियों का। कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ की जो उत्खनन में जो स्थलों की उत्खनन किया है ना स्थलों का, तो वहाँ पर जो हड्डियाँ मिली है उस हड्डियों के आधार पर तो हम इन 4 प्रकार की मान सकते हैं। और इसमें सर्वाधिक जो मान्यता है वो है भूमध्य सागर से, ये सर्वाधिक मान्यता है। इस प्रकार हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, मिश्रित प्रजातियों से बनी थी ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि। लिपि का मतलब है, देखो एक होती है भाषा और एक होती है लिपि। जैसे अपनी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है, और लिपि है, उस लिपि का मतलब होता है लिखने का जो तरीका है ना, वो लिपि। ठीक है, भाषा होती है बोलने का माध्यम और लिपि का मतलब है लिखने का तरीका। तो हिंदी भाषा है अपनी और उसको लिखने का तरीका है लिखने के तरीके को बोलते हैं देवनागरी लिपि बोलते हैं। तो ऐसे ही जो सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं उनकी भी एक विशेषकर खास लिपि थी, लेकिन जो उनकी लिपि थी वो मतलब ऐसी लिपि थी जिनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। हम जो इतिहास पढ़ते हैं उसको मतलब लिखने की दृष्टि से या साहित्य की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से 3 प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आदि ऐतिहासिक, ठीक है, जैसे अब ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये आदि ऐतिहासिक थी, यानी कि एक वो समय था जब मानव पढ़ना लिखना जानता नहीं था, वो था प्रागैतिहासिक। यानी कि जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था वो प्रागैतिहासिक था। यानी कि यहाँ मैं लिख कर बताता हूँ आपको, प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा पढ़ते हैं हम आदि ऐतिहासिक। इतिहास के हिसाब से हम 3 काल पढ़ते हैं इतिहास के, और एक है ऐतिहासिक। काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कहने का मतलब है प्रागैतिहासिक काल का मतलब है कि जब मानव लिखना और पढ़ना बिल्कुल ही नहीं जानता था। यानी कि मानव न तो लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, वो समय था प्रागैतिहासिक काल। यानी कि इतिहास को आप जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, वो किस हिसाब से पढ़ते हैं, वो इस ऐतिहासिक काल के हिसाब से पढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि वह समय जब मानव न तो पढ़ना लिखना जानता था, यानी कि न तो पढ़ना जानता था न लिखना जानता था। और भारतीय इतिहास है वो स्टार्ट होता है अपना आदि ऐतिहासिक काल से, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता, वो आदि काल से स्टार्ट होती है।
दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल यानी कि इस समय लोग लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ना यानी कि लिखना जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं। लिख देते थे कुछ भी दीवारों पर, जो मिट्टी के बर्तन मिले वो उस पर, औजारों पर, ठीक है, लिखते देते थे मुहरों पर, लेकिन उनको पढ़ना नहीं जानते थे। यानी कि एक सांकेतिक भाषा थी चित्रों के माध्यम से। तो प्राकृतिक आदि ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो गया कि मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी कि वह समय जब मानव लिखना जानता है और पढ़ना जानता है, लिखना पढ़ना दोनों जानता है। अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसी काल की है, दूसरे काल की है, आदि ऐतिहासिक काल। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम और है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि उस समय यह सभ्यता पनपी थी जब मानव लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो ऐसी ही थी, चित्रों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से। यानी कि बहुत सारी मुहरें मिली है मिट्टी की, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, तांबे के औजार वगैरह मिले हैं, ठीक है, आभूषण वगैरह मिले हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों के ऊपर ये चित्र बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं। उन चित्रों के माध्यम से ये लोग अपनी भाषा को एक दूसरे को मतलब ट्रांसफर करते थे, मतलब समझाते थे, ठीक है, चित्रों के माध्यम से। वर्तमान में कई इतिहासकार हैं, उन्होंने इनको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन आज तक इसको पढ़ नहीं पाए। जैसे हमारे हिंदी अंग्रेजी में स्वर व्यंजन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी स्वर व्यंजन थे, वो सब शायद चित्रों के माध्यम से ही बताए गए हैं। आपने देखा शुरू में जो मोहर थी, उस मोहर के ऊपर जो एक संगी बैल का जो चित्र था उसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए थे, मछली के आकार वगैरह के ऐसे, और तो वो एक भाव चित्रात्मक ही लिपि थी। यहां पर हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की लिपि। तो देखो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है ना, सिंधु सभ्यता की जो लिपि वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है। लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त किया गया है, अर्थात चित्रों के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करना। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक अथवा चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना। सिंधु लिपि दोनों ओर लिखी जाती थी, दोनों ओर लिखी जाती थी। कैसे सिंधु लिपि दोनों ओर लिखी जाती थी, कैसे देखो, ये अपनी मानो कोई पेज है तो हम तो किधर लिखते हैं, इधर बाएं से दाएं ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसी लिपि थी, ये दाएं से शुरू होती थी। कहां से शुरू होती थी, दाएं, फिर बाएं, ठीक है, और फिर बाएं से फिर दाएं, फिर दाएं से फिर बाएं, फिर बाएं से दाएं। इस प्रकार एक सर्पिला आकार के, सर्प के आकार की ये लिपि थी। अब ये कैसे कि बहुत सारी मोहर मिली है, एक सांकेतिक बोर्ड मिला है हमें धोलावीरा के अंदर, धोलावीरा स्टेडियम में मिला है। वो धोलावीरा जो घोघा नदी के किनारे गुजरात में था, वहां पर मिला है। तो धोलावीरा के अंदर एक स्टेडियम मिला है, धोलावीरा के अंदर एक स्टेडियम मिला है, उस स्टेडियम के बाहर एक सांकेतिक यानी कि नोटिस बोर्ड मिला है, और इस नोटिस बोर्ड के ऊपर ऐसे ही संकेत मिले हैं, अक्षर मिले हैं, ठीक है। वो अक्षर है ना, वो ऐसे ही है कि एक तरफ यानी कि दाएं साइड से वो चौड़े हैं, ऐसे ही दाएं साइड से वो चौड़े हैं, लेकिन बाएं साइड से धीरे 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 वो जगह कम पड़ गई। तो ऐसे हम जैसे लिखते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं बाएं तरफ से, फिर धीरे धीरे तिरछी लाइन चली जाती है ना, ऐसे ही। तो ऐसे ही इधर दाएं से शुरू हुई है और बाएं से सिकुड़ी हुई है उनके अक्षरों की बनावट। इसलिए कहा जाता है कि ये दाईं ओर से शुरू होती थी और बाईं ओर खत्म। फिर मान लो अगली लाइन लिखनी है तो ये बाईं ओर से दाईं ओर, फिर दाएं से बाईं ओर, इस प्रकार एक सर्प की आकृति वाली लिपि का उपयोग करते थे। इसलिए
इस सिंधु घाटी सभ्यता को एक सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। तो देखो, सिंधु लिपि दोनों ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, अर्थात दाएं से बाएं शुरू होती तथा बाएं से दाएं खत्म होती। इस कारण इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक होने के कारण इसे पृष्ठोत्फेदन लिपि, यानी कि भाव के माध्यम, चित्रों के माध्यम से भाव समझाए गए हैं, इसलिए इसको पृष्ठोत्फेदन लिपि भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, पृष्ठोत्फेदन लिपि माना गया है, क्योंकि चित्रों के माध्यम से अपने भाव को समझाना पृष्ठोत्फेदन लिपि कहलाती है। लिखने का तरीका सर्पिल के जैसा था, इसलिए सर्पिलकार लिपि थी। अब इस सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया था। सर्वप्रथम 1925 में वेंडेल महोदय ने किया, उसके बाद में नटवर झा, राजाराम, इन्होंने किया, लेकिन आज तक इसको सफलतापूर्वक कोई प्रमाणिकता से कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास 1925 में वेंडेल ने तथा नवीनतम प्रयास नटवर झा, धनपत सिंह धान्या और राजाराम ने की है। यानी कि 1925 में पहली बार इसको पढ़ने का प्रयास वेंडेल महोदय ने किया, लेकिन अभी तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया। जैसे नवीनतम प्रयास नटवर झा ने, अभी हाल ही में धनपत सिंह ने और राजाराम ने किया, लेकिन इसको अभी नहीं पढ़ पाए हैं। अभी तक इस लिपि को कोई प्रमाणिकता से नहीं पढ़ पाया है, आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक कहते हैं। यानी कि लिखना जानते थे लेकिन पढ़ना नहीं जानते थे इसके निवासी। लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर जो हमें कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सभ्यता है ना, तो जो स्थल है वहां से हमें लिपि के सबसे ज्यादा अक्षर मिले हैं, और दूसरे नंबर मिले हैं हड़प्पा से। तो सबसे ज्यादा अक्षर कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, और उसके बाद में हड़प्पा से मिले हैं। सबसे बड़े अक्षर धोलावीरा से मिले हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा अक्षर कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, दूसरे नंबर पर हड़प्पा से सबसे ज्यादा अक्षर। लेकिन सबसे बड़े अक्षर जो हैं, बड़े आकार में अक्षर, वो कहाँ मिले हैं? धोलावीरा से, जिन्हें हम नोटिस बोर्ड यानी कि संकेतक का प्रतीक मानते हैं। स्टेडियम है, स्टेडियम के बाद एक बोर्ड लगा हुआ है। जैसे आप गांव में अक्सर नहीं देते हो कि जैसे सड़क का निर्माण होता है, एक घर से दूसरी घर तक, तो वह पट्टी बना देते हैं, दीवार पे लिख देते हैं कि फलाना ये सड़क है, ये रामजीलाल के घर से रोहतास के घर तक बनाई गई है, 1.5 किलोमीटर है, इतने रुपये इसमें पास की गए, तो वो नोटिस बोर्ड होता है वो। तो ऐसे ही धोलावीरा के अंदर जो स्थल है वहाँ पर एक स्टेडियम मिला है, और स्टेडियम के बाहर जो दरवाजा है ना, बाहर एक नोटिस बोर्ड मिला है। तो सबसे बड़े अक्षर लिखे वहाँ पर। तो सबसे ज्यादा अक्षर कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, दूसरे नंबर पर हड़प्पा में। लेकिन सबसे बड़े आकार के अक्षर कहाँ मिले हैं? धोलावीरा के स्टेडियम के पास, जो धोलावीरा स्टेडियम के बाहर मिला है। सबसे लंबे अभिलेख हमें 26 अक्षरों के मिले हैं। सबसे लंबे कितने के मिले हैं हमें? 26 अक्षरों के, जो ये धोलावीरा के लंबे। इस लिपि में लगभग 375 से 400 के बीच चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो ये चित्र थे, चिन्ह तो थे इनके, चिन्हों के माध्यम से समझाना, तो 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले हैं हमें, जो सामान्यतः स्वर या व्यंजन को दर्शाता है। जैसे हमारे 26 अक्षर होते हैं, ABCD मतलब लेटर होते हैं वर्ण, ठीक है, उसमें स्वर व्यंजन आ गए। तो ऐसे ही 375 से 400 के बीच चिन्ह मिले हैं हमें, और ये चिन्ह है विशेषकर स्वर या व्यंजन को प्रदर्शित करते होंगे। जिन वस्तुओं पर ये जो लेख मिले, जिन वस्तुओं पर हमें ये लेखन मिला है, वो वस्तुएं कौन कौन सी है? मोहरे हैं, तांबे के औजार हैं, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं, ठीक है, आभूषण हैं, तथा प्राचीन सूचना पट, कहाँ पर? जो स्टेडियम है धोलावीरा का, वहां पर प्रमुख रूप से मिले हैं। इस प्रकार माना जाता है सिंधु निवासियों की साक्षरता दर उच्च स्तर पर थी। यानी कि सिंधु निवासी, क्योंकि देखो यहाँ पर मोहरों पर भी अक्षर मिले हैं, लिखावट मिली है, औजारों पर भी, जो बर्तन वगैरह उसके ऊपर भी सूचना बोर्ड मिला है, उसके ऊपर भी, इनके हर जगह लगभग ये लोग चिन्हों के माध्यम से संकेत लिखे हुए हैं।
इस प्रकार एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु निवासी काफी साक्षर थे, इनके पढ़े लिखे लोग थे। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, चित्रों के माध्यम से समझाया गया था। ठीक है, लिपि थी वो दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखी जाती थी, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है। ठीक है, भावों के माध्यम से समझाने का इसको पृष्ठोत्तोलन लिपि कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारी मोहरों के ऊपर ये सब लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रयास इसको पढ़ने का 1925 में वेंडल मोदी ने किया। इसके बाद में नवीनतम प्रयास किया नवटरवर झा ने, धनपत सिंह धानिया ने और राजाराम ने किया, लेकिन उनको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इस कारण इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे लंबे अभिलेख हमें 26 अक्षर के मिले हैं, 375 से 400 के बीच में अभी तक ये अक्षर की संख्या मिली है। ये जो शायद स्वर या व्यंजन को प्रदर्शित करते होंगे। ठीक है, और मोहर, तांबे की मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, औजार वगैरह, इनके ऊपर इनके चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक हुआ सिंधु सभ्यता की लिपि। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि अभी तक प्रमाणिक रूप से लगभग 1400 स्थल मिल चुके हैं सिंधु सभ्यता के, जो 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। अब इनमें से लगभग मतलब अफगानिस्तान में मिले हैं 2, इनमें से अफगानिस्तान में मिले हैं 2, 481 मिले हैं पाकिस्तान में, 481 मिले हैं पाकिस्तान में, कितने हो गए 83, और बाकी के जो स्थल है वो कहाँ पे मिले हैं, भारत में मिले हैं। तो कुल कितने स्थल हो गए, 483 इनकी 917 स्थल, वो कहाँ पे मिले हैं, भारत में मिले हैं। अब इनमें से जो आपका जो सिलेबस है कक्षा 12 की, जो पुस्तक है इतिहास की, सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है, उनमें कुछ ही 5-7 स्थलों के ही बारे में चर्चा की गई है, जो प्रमुख रूप से हैं। तो हम आपको पूरा स्थल न बता करके जो आपके जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो स्थल हैं उनके बारे में बताया गया है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखो, जैसे भारत के कुल कौन कौन से स्थल है जिनकी चर्चा आपके यहाँ पर की गई है, नागेश्वर है, ठीक है, लोथल है और धौलावीरा है। ये तीनों तो है गुजरात में, तो इनकी चर्चा की गई है आपके सिलेबस में। इसके अलावा कालीबंगा जो सभ्यता है राजस्थान में घग्गर नदी किनारे, उसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा बनावली और राखीगढ़ी है हरियाणा में, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये 5-6 स्थल हैं, ये है भारत के, जिनको हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बालाकोट है, चनहुदड़ो है, कोटदीजी है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है और सुल्तानगिंदोर है, इनकी चर्चा की गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बालाकोट, सुल्तानगिंदोर, चनहुदड़ो, ये प्रमुख रूप से पाकिस्तान के स्थल है, इनको पढ़ना है हमें यहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सोरतगी, पाकिस्तान के अंदर तो 2 ही है, सोरतगी और मुंडी गाग, इन दोनों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि सोरतगी से हमें सिंचाई के जो साधन नहर है ना, नहर, उसके अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे प्रमुख स्थल थे जो विभिन्न नदियों के किनारे थे। वो नदियाँ थी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, उनके किनारे। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, इनके हड़प्पा सभ्यता को हमको पढ़ना है, तो उसकी जानकारी के हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं, इनकी किन किन चीज़ों से जानकारी प्राप्त करके हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे। आपके यहाँ टॉपिक भी दिया गया है। देखो, आवास यानी कि भवन वगैरह जो है, मकान कैसे थी, नगर योजना कैसे थी, ठीक है, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मर्दभांड, मिट्टी के जो बने बर्तन थे, कैसे बर्तन यूज करते थे ये लोग, ठीक है, वो जानकारी स्रोत हमें मिलते हैं यहाँ पर। आभूषण हैं, औजार हैं, मोहरे हैं, इमारतें हैं, सिक्के हैं, सूचना पट है, आदि जो जानकारी के स्रोत हैं, यानी कि
ये हमें खुदाई में मिले हैं, और इस खुदाई में मिले हुए स्रोतों के आधार पर ही हम सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, तो बाकी की विशेषता हम पूरा आगे पढ़ेंगे, नगर योजना वगैरह, सड़कों का निर्माण, नालियां वगैरह कैसी थी, वो सारी चीज पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ मुख्य रूप से है, जैसे कि सिंधु निवासी हैं वह लोहे और पीतल से परिचित नहीं थे, यानी कि ये लोग लोहे के जानकार नहीं थे। एक भी जगह पर हमें लोहे के औजार वगैरह, लोहे की कोई भी वस्तु हमें मिली नहीं, पीतल की मिली है। लोहा इसके बाद में आया था, ठीक है, अतरंजी खेड़ा से मिलाया, बाद में आया था वो। तो सिंधु निवासी जब थे तो लोहे और पीतल से मतलब परिचित नहीं थे, जानकार नहीं थे। ये लोग कांसे और तांबे के जानकार थे, यानी कि कांसे और तांबे के जानकार थे। तो जैसे इन्होंने तांबा, यानी कि तांबा वह है धातु है जो मानव ने पहली बार प्रयोग में ली। तो तांबा है, उस तांबे के अंदर इन्होंने टीन मिलाया, तांबे के अंदर इन्होंने क्या मिलाया, टीन, और टीन मिला करके मिश्रित धातु कांसे की मतलब मिश्रित धातु कांसे का निर्माण किया, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला। यानी कि ज्यादातर बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, वो ठीक है, दर्पण वगैरह मिले वो कांसे के मिले हैं। तो तांबे के अंदर इन्होंने कौन सी धातु मिलाई, टीन। तो टीन से तांबे से मिलकर एक मिश्रित धातु तैयार हुई, वो कौन थी, कांसा। तो कांसे और तांबे से ये परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो मेन जो सभ्यता है विकसित हड़प्पा, ये सभ्यता जो है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। विकसित हड़प्पा से पहले यहाँ के निवासी थे वो कृषि करते थे, पशुपालन, शिकार करते थे, और शिल्पकारी की जानकारी भी रखते थे, मटके बनाना, औजार बनाना, शिल्पकारी की जानकारी भी रखते थे। और हड़प्पा सभ्यता से पहले यानी कि विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले यहाँ की बस्तियां छोटी थी। अब ये देखो बस्तियां छोटी थी, धीरे धीरे क्योंकि ये कृषि करना जानते थे, ठीक है, तो उत्पादन बढ़ा तो लोगों ने एक जगह से यानी कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती में जा करके इनको बेचना शुरू किया। आय बढ़ी तो उन्होंने कच्चे से पक्के मकान बनाना शुरू किए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके नगरों का निर्माण किया। ठीक, वो सब किस प्रकार होता है, कृषि में अधिक उत्पादन के कारण ही हुआ। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले छोटी छोटी बस्तियां थी, लेकिन विकसित हड़प्पा सभ्यता जो मुख्य हड़प्पा जो सभ्यता है वो एक विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, जो कच्ची बस्तियों से एक नगरों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये अपना भाग 3 खत्म हुआ। आगे की क्लास हम नेक्स्ट 1-2 दिन में डालेंगे, तब तक आप इनको पढ़ो। जो बच्चे नए हैं उनको तीनों क्लास देखनी है। पहली जो क्लास है उसमें अब मोहर के बारे में चर्चा की गई है, जो प्रमुख मोहर मिली है हड़प्पा से उसके बारे में चर्चा की है, फिर उसका परिचय दिया गया है, नामकरण किया गया हड़प्पा सभ्यता का, दूसरे में विस्तार वगैरह ये दिया गया है, ठीक है। तो आप उनको पढ़ लें, उनको नोट्स बना लें प्रॉपर रूप से। क्लास हमारी आगे जारी रहेंगी। क्लास को स्टॉप करके, ठीक है, इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर वैसे सुन करके इसको नोट्स बना सकते हैं इसका, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगी, ठीक है। जो भी कुछ सुझाव है अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, नए बच्चों से बात करिए, उनसे शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।